आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने रूस के तेल टैंकरों और जहाजों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। जस्टिन ट्रूडो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि रूस तेल के जरिए होने वाली कमाई से यूक्रेन में अपने युद्ध को फंड कर रहा है। रूस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने के लिए जहाजों के जरिए अवैध रूप से अपने तेल को दुनिया भर में पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने कीव में रूस के 109 तेल टैंकरों और जहाजों पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री ट्रूडो ने कहा था कि स्थायी शांति की जंग को अकेले नहीं जीता जा सकता, इसलिए हम यूक्रेन के साथ हैं। मैंने राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की और कहा है कि कनाडा हमेशा यूक्रेन के साथ खड़ा है। यूक्रेन में शांति स्थापित करने के लिए और संप्रभुता बनाए रखने के लिए मैंने कनाडा की ओर से नई सैन्य मदद देने की बात कही है। अमेरिका के सत्ता संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं और ताज़ा मामला संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खुफिया साझेदारी गठबंधन यानी फाइव आइज को लेकर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने कनाडा को 5 देशों के खुफिया गठबंधन फाइव आइज से बाहर करने का प्रस्ताव रखा है। इसे कनाडा के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि यह वही गठबंधन है जिसके सहारे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पिछले कुछ समय से भारत के खिलाफ अपनी रणनीति को मजबूत करने की कोशिश की थी। साथ ही बता दें कि फाइव आइज एक खुफिया साझेदारी गठबंधन है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। इसकी शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी, जब 1946 में यूके-यूएस समझौते के तहत अमेरिका और ब्रिटेन ने खुफिया जानकारी साझा करने की नींव रखी थी। बाद में 1948 में कनाडा और 1956 में ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड इसमें शामिल हुए। यह गठबंधन सिग्नल्स इंटेलिजेंस पर केंद्रित है और सदस्य देशों के बीच संवेदनशील जानकारी का आदान प्रदान करता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी प्रयासों और वैश्विक निगरानी में सहयोग करना है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सूचना सलाहकार और छात्र आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक नाहिद इस्लाम ने सलाहकार परिषद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को अपना इस्तीफा सौंपा। नाहिद इस्लाम ने इस्तीफा देने के कारण नए राजनीतिक दल में शामिल होना बताया है। उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा कि विरोध प्रदर्शन के बाद छात्रों और जनता की अपील पर नए बांग्लादेश के निर्माण की जिम्मेदारी लेने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। सलाहकार परिषद में मुझे डाक, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। विभिन्न चुनौतियों के बाद भी मैंने हमेशा आपके नेतृत्व में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का प्रयास किया, लेकिन मौजूदा हालात में मुझे लगता है कि देश के व्यापक हित में मुझे छात्रों और जनता के बीच मौजूद रहना चाहिए। इसकी वजह से मैं अपने पद से इस्तीफा देना उचित समझता हूँ। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में महाशिवरात्रि पर स्नान करने के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के स्नान के साथ ही कुंभ मेले का समापन हो जाएगा। वहीं ऐसे में भीड़ को देखते हुए मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। महाकुंभ के एसएसपी राजेश द्विवेदी ने कहा कि कोई भी इस अवसर को गंवाना नहीं चाहता। प्रयागराज के स्थानीय निवासी भी भारी संख्या में स्नान करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए हम रात से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देख रहे हैं। अब तक 65 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं और भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सोमवार को केरल कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक न्यूज की फोटो पोस्ट करते हुए लिखा था कि बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट बीजेपी को सौंप दिए और 18 करोड़ रुपए का लोन माफ करा लिया और अब बैंक के डूब जाने के बाद जमाकर्ता सड़कों पर हैं। वहीं प्रीति जिंटा ने कांग्रेस को जवाब देते हुए मंगलवार को लिखा कि नहीं, मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट खुद ही चलाती हूं और आपको फर्जी खबरें फैलाने के लिए शर्म आनी चाहिए। किसी ने मेरे लिए कोई कर्ज या कुछ भी बट्टे खाते में नहीं डाला। मैं हैरान हूं कि कोई राजनीतिक पार्टी या उनका प्रतिनिधि फर्जी खबरें फैला रहा है और मेरे नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल करके घटिया गपशप और क्लिक कराने में लिप्त है। प्रीति जिंटा ने कहा कि रिकॉर्ड के लिए बता दूं, लोन लिया गया था और 10 साल पहले ही पूरी तरह से चुका दिया गया। उम्मीद है कि इससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और मदद मिलेगी ताकि भविष्य में कोई गलतफहमी ना हो। अब केरल कांग्रेस ने अभिनेत्री प्रीति जिंटा के इस बयान के बाद सफाई दी है। केरल कांग्रेस ने जिंटा के बयान के बाद सफाई देते हुए एक्स पर लिखा कि यह जानकर अच्छा लगा कि वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट खुद चला रही थी, जबकि अन्य सेलिब्रिटीज ने अपने अकाउंट आईटी सेल को सौंप दिए हैं। कांग्रेस ने कहा कि आपकी ऋण स्थिति के बारे में
स्पष्टीकरण के लिए धन्यवाद। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें उसे स्वीकार करने में प्रसन्नता होगी। हमने मीडिया संस्थानों की खबरों को शेयर किया। इस खबर को रिपोर्ट करने वाले मीडिया संस्थान के अनुसार न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व कर्मचारियों ने जनवरी 2020 में आरबीआई को लिखे एक पत्र में बैंक में चल रहे भ्रष्टाचार के बारे में चेतावनी दी थी। उस रिपोर्ट में कई अन्य लोगों के साथ आपका नाम भी शामिल था। कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगे से जुड़े एक मामले में उम्र कैद की सजा मिलने पर आम आदमी पार्टी और भाजपा ने प्रतिक्रिया दी है। तिलकनगर से आम आदमी पार्टी के विधायक जर्नैल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीजेपी के नेता इस बात का श्रेय ले रहे हैं कि हमने एसआईटी बनवाई और एसआईटी ने इस केस की जांच की। आज मुख्य दोषी को सजा मिली। आप नेता ने दावा किया कि बीजेपी और आरएसएस से संबंधित कई लोग 1984 के सिख विरोधी दंगे में शामिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपको यानी बीजेपी को लगता है कि आपकी एसआईटी के काम करने की वजह से 1984 के कातिलों को सजा मिलेगी या मिल रही है, तो उन सभी नेताओं को भी सजा मिलनी चाहिए जो कि सीधे तौर पर बीजेपी और आरएसएस से संबंधित हैं। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली सरकार में मंत्री और भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा था कि सज्जन कुमार का बड़ा केस है, हमें आज राहत मिली। सारे केस कांग्रेस के वक्त के हैं और इसे दबाकर खत्म कर दिया गया था। लेकिन पीएम मोदी ने 2014 में वादा किया था कि एसआईटी बनाकर इन लोगों को जेल में डालूंगा। तेलंगाना सरकार ने मंगलवार को 2025-26 शैक्षणिक वर्ष से राज्य के सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी और अन्य बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में पहली से 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए तेलुगु को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्य सरकार ने सरकारी जिला परिषद, मंडल परिषद, सहायता प्राप्त और सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी और अन्य बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में तेलुगु को अनिवार्य रूप से पढ़ाने के लिए 2018 में तेलंगाना स्कूलों में तेलुगु को अनिवार्य शिक्षण और सीखना अधिनियम लाया था। हालांकि पिछली सरकार यानी बीआरएस ने विभिन्न कारणों से स्कूलों में तेलुगु को पूरी तरह से लागू नहीं किया था। पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया, जिनके यूट्यूब शो पर दिए गए अभद्र टिप्पणी ने विवाद खड़ा कर दिया था, ने महाराष्ट्र साइबर के समक्ष दिए गए अपने बयान में कहा है कि उन्होंने विवादित टिप्पणी करके गलती की है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र साइबर और मुंबई पुलिस कॉमेडियन समय रैना के यूट्यूब शो इंडिया गॉट टैलेंट पर इलाहाबादिया द्वारा की गई विवादास्पद टिप्पणी की जांच कर रही है। इलाहाबादिया ने माता पिता और सेक्स के बारे में अभद्र टिप्पणी की, जिसके कारण व्यापक प्रतिक्रिया हुई और कई एफआईआर दर्ज की गई। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.